हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? हाँ जी, कंफर्मेशन दीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। जी बेटा, बैंक रिकॉन्सिलेशन कितने स्टूडेंट्स हैं आप में से जिन्होंने उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया है? बेटे जो टॉपिक चल रहा होता है जब उसकी हाफ प्रैक्टिस हो जाती है, सिर्फ आयशा खान ने किया है, बेटे बाकी स्टूडेंट भी सुन लीजिए। बेटे इनकी इसकी साथ साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रखो और जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो मेरे साथ डिस्कस करते चले जाओ। और मैं लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अभी सॉल्व करूंगी आपके साथ। उसके बाद आपके एमसीक्यूज जिन स्टूडेंट ने ट्राई किए हैं, कोशिश की है सॉल्व करने की, वो अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 302 पे आइएगा। आपकी बुक्स में पेज नंबर 302 पे लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन विद द टाइटल ऑफ गैलेक्सी एंटरप्राइजेस। गैलेक्सी एंटरप्राइजेस इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको रिवाइज करते हैं। आपके बुक्स में पेज नंबर 302 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 विद द टाइटल ऑफ गैलेक्सी एंटरप्राइजेस। हाँ जी, इसमें हमें बेटे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी को जहन में रखिएगा। जनवरी के मंथ की रिकॉन्सिलेशन के लिए हम जनाब रफ कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट ओपन कर लेते हैं। जी बेटे, क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। इसमें सबसे पहले उसने बैलेंसेस बताए हुए हैं एज पर बैंक बुक, और उसके साथ डेबिट खुद ही से लिख दिया, और बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट और बैंक बुक का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है। रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में ये ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। तो बैंक बुक का है 856,000। 856,000 हमने लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में बिगनिंग बैलेंस आएगा वो क्रेडिट है 1182500। फर्स्ट वन स्टेप में हमने बिगनिंग बैलेंसेस को नोट डाउन कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। उसके बाद उन्होंने दोनों बुक्स का कंपैरिजन किया और जो डिफरेंसेस थे वो आपको खुद ही स्टेटमेंट की फॉर्म में बता दिए। हम उन्हें पढ़ेंगे और वन बाय वन रेक्टिफाई करेंगे। पहले में उसने आउटस्टैंडिंग चेक्स मतलब अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट दे दी, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अनप्रेजेंटेड चेक का टोटल नहीं दिया, इंडिविजुअल लिस्ट दे दी कि जनाब आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स में कौन कौन से चेक्स शामिल हैं और उनमें क्या इश्यूज हैं, क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, वो नीचे पैराग्राफ में गिवन है। तो जनाब अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से चेक्स होते हैं? जो पेमेंट के लिए हम इशू करते हैं, और जब इशू करते हैं पेमेंट्स को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अभी तक वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आए हुए होते क्योंकि वो चेक अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए, बैंक तक पहुंचे ही नहीं है। इसलिए ना तो बैंक ने पेमेंट की है और ना ही पेमेंट साइट पे उसे अभी तक रिकॉर्ड किया है। लेकिन हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में सिर्फ वर्किंग में उसे पेमेंट साइट पर रिकॉर्ड करके चेक करते हैं क्या जनाब वो टैली हो जाएगा या फिर नहीं। तो जनाब उसने चेक्स कौन कौन से दिए हुए? एक चेक नंबर 111 है जो कि 14 जुलाई 2015 को आपने इशू किया था, और हम किस मंथ की रिकॉन्सिलेशन करें? जनवरी 2016 की, नेक्स्ट ईयर की। और
ये अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में नहीं आया, 2,50,000 इसकी अमाउंट थी। फिर चेक नंबर 444 है, ये हमने बेटे 23 नवंबर 2015 को इशू किया था 79,000 का। चेक नंबर 666 वो कब इशू हुआ उसकी डेट बताएगी, उसकी अमाउंट है 777 है, और इसके अलावा बाकी जितने भी चेक्स हैं उनकी टोटल अमाउंट हमें बता दी जो 31 जनवरी तक इशू हुए थे, वो है 1.35 मिलियन के। इनसे रेलेवेंट वो एडजस्टमेंट्स क्या बताता है, कहता है रिव्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग चेक्स revealed that incorrect pay name was mentioned on the check number 666। चेक नंबर 666 को हाईलाइट कर लीजिएगा। चेक नंबर 666 जो कि आपने इशू किया था 15 दिसंबर को, और उसकी अमाउंट थी 4,55,000। इस पे पेई का नाम गलत है, तो चेक में जब भी मिस्टेक होगी बैंक क्या करेगा, ऐसे चेक को कैंसिल कर देगा। जो चेक कैंसिल हो जाता है उसके केस में हमें एंट्री को कैश बुक में भी कैंसिल करना पड़ता है, और क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है इसलिए हम उसे अनप्रेजेंटेड की लिस्ट में से भी निकाल देंगे। अब जनाब क्या करोगे, हाईलाइट कीजिएगा चेक नंबर 666। जब हम अनप्रेजेंटेड चेक का टोटल करेंगे तो 4,55,000 की अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये चेक कैंसिल हो चुका। तो अनप्रेजेंटेड चेक की लिस्ट में से भी निकाल दिया, जो कि हमने बाद में लेकर जाना अनप्रेजेंटेड चेक को बैंक स्टेटमेंट में। दूसरा इसका इफेक्ट क्या देना है कि जनाब हम इसका इफेक्ट कैश बुक में भी कैंसिल करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स के केस में पेमेंट्स ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उन्हें कैंसिल करने के लिए आपने क्या करना है, डेबिट। तो 4,55,000 चेक नंबर 666 वो हम यहाँ डेबिट करके पेमेंट्स को कैंसिल कर देंगे। डेबिट क्यों किया, कैश बुक में पेमेंट्स क्रेडिट होती हैं और पेमेंट्स को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए हम डेबिट किया करते हैं। आफ्टर देन कहता है कि जो चेक नंबर 777 है was issued to replace check number 666। हमने जो चेक नंबर 666 इशू किया था क्योंकि उसमें मिस्टेक थी इसलिए वो चेक कैंसिल हो गया और उसकी जगह पे हमने नया चेक 777 बना लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, जो चेक नंबर 666 हमने कैंसिल किया उसकी अमाउंट 4,55,000 की थी जो कि इशू हुआ था 15 दिसंबर को। उसकी जगह पे हमने जिस पार्टी को पेमेंट करनी थी उसको फिर हमने 15 दिसंबर को जो हमारा चेक इशू हुआ था उसकी जगह पे हमने 28 जनवरी को जाकर नेक्स्ट मंथ के एंड में जाकर हमने उन्हें नया चेक दिया, लेकिन उसकी अमाउंट कितनी थी, 5 लाख की थी। 55,000 का डिफरेंस है। वो क्यों है, देखो बेटे, जिन पार्टीज को हमने पेमेंट करनी होती है वो हमारे सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। हम ऑन अकाउंट उनसे रेगुलर बेसिस पे चीजें खरीदते चले जाते हैं। हो सकता है कि 15 दिसंबर तक जो हमने उनसे चीजें उधार खरीदी थी उनकी पेमेंट बनती थी 4,55,000, तो जितनी पेमेंट तब बनती थी उसका चेक दे दिया। अब उनकी पेमेंट 28 जनवरी तक हमने मजीद उनसे 45,000 की चीजें खरीद ली हुई हैं, तो हमारा अब जो उनकी तरफ पेएबल बैलेंस है वो 4,55,000 की बजाय 5 लाख हो गया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, 5 लाख की पेमेंट करनी थी, हमने उन्हें 5 लाख का चेक इशू कर दिया। इशू किया, डेफिनेटली ये कैश बुक में भी आ गया होगा और अनप्रेजेंटेड चेक की लिस्ट में भी आ गया हुआ है, तो हमने इसका कुछ नहीं करना। सिर्फ उसने ये आपको बताया कि जनाब पुराना चेक जो कैंसिल हुआ है और नया चेक जो आपने इशू किया, अमाउंट का डिफरेंस है, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा जो 45,000 हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि मजीद हमने उनसे इनवॉइसेस परचेज कर ली, मजीद हमने उनसे चीजें खरीद ली हुई, तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो ये ठीक है, 28 जनवरी को चेक इशू हुआ है, हमने इसके अगेंस्ट में डेफिनेटली पेमेंट करनी है, अनप्रेजेंटेड है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये सही अनप्रेजेंटेड चेक है। चेक्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months आर नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक। जो चेक जिनकी एज 6 months से ज्यादा हो जाती है बैंक उनके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं करता, तो हमें उन चेक को कैंसिल करना होता है। अब देखो, जो चेक्स आपने इशू किए, कब इशू किए, उनकी डेट गिवन है, तो वहां से लेकर जब तक कि आप रिकॉन्सिलेशन कर रहे हो तब तक का टाइम पीरियड काउंट कर लीजिए। हम रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और जो चेक नंबर 111 है वो हमने इशू किया 14 जुलाई के स्टार्ट में। इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 14 दिसंबर तक वो 6 months का हो चुका। अब तो जनवरी का एंड है, तो इसका मतलब है ये चेक मोर देन 6 months इसकी एज है। अब इसके अगेंस्ट में बैंक प्रोसेसिंग नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं करेगा।
ऐसे चेक्स जिनके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं हो सकती, हम उसे लिस्ट में से भी निकाल देंगे और उन पेमेंट्स को कैश बुक में भी कैंसिल कर देंगे। और उसकी अमाउंट देखो कितनी है, 2,50,000। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। जब मैंने अनप्रेजेंटेड चेक्स का टोटल करना है, उसमें जनाब 2,50,000 को मैंने कंसिडर नहीं करना, और ये पेमेंट 2,50,000 की मैंने यहां से भी कैश बुक में डेबिट करके कैंसिल भी कर देनी है। तो 2,50,000 भी मैंने डेबिट करना है अगेंस्ट चेक नंबर 111। अब उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक का बैलेंस कितना रह जाएगा। देखो अनप्रेजेंटेड चेक्स में जो उसने लिस्ट में 1 2 3 4 5 अमाउंट्स बताई हुई थी, उसमें से 2 तो आपकी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी। जो कैंसिल हो चुकी उसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज का हम टोटल कर लेंगे। सो 2,50,000 कैंसिल हो गया, ये नहीं करेंगे। 79,000 प्लस 4,55,000 भी कैंसिल हो चुका, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 500,000 प्लस 135,000,000, ये हमारे अनप्रेजेंटेड चेक का टोटल बनता है फिर 1.929 मिलियन। ये एक्चुअल में वो चेक्स हैं जब प्रेजेंट होंगे तो उनके अगेंस्ट पेमेंट होगी। जिन चेक्स के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं हो सकती वो हमने निकाल दिए। वो जिनके अगेंस्ट में पेमेंट हो नहीं सकती उनका स्टेटस फिर अनप्रेजेंटेड नहीं होता। तो हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक की अमाउंट रह गई 1.929 मिलियन, और अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट में डेबिट किया करते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स 1,929,000, ये हमने लिख दिया। इसी तरह बेटे वो नेक्स्ट में जाके जो अनक्लियर्ड चेक्स हैं उनकी भी लिस्ट बताता है और उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है वो भी हमें बताई जा रही है। तो चलिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या बताता है? अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, ऐसे चेक्स जो आपने ऑफिस में रिसीव कर लिए, उन रिसीट्स को रिकॉर्ड कर दिया और वो चेक अभी तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए, वो रिसीट्स बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुई। इनकी एडजस्टमेंट हम करते हैं जनाब। क्या है इसमें भी आपको वो कौन कौन से चेक्स बता रहा है। एक आपने जीटा एंटरप्राइज से चेक रिसीव किया 8 अक्टूबर 2015 को, जिसकी अमाउंट 1,40,000 थी और उसका चेक नंबर था 1XX। फिर उसके बाद जनाब आपने XYZ ट्रेडर से 3 दिसंबर 2015 को 70,000 का चेक रिसीव किया, ABC कंपनी से 63,000 का। बाकी तमाम कस्टमर से जो टोटल चेक्स रिसीव किए उनकी अमाउंट 1.78 मिलियन थी। अब इसमें कहता क्या है, कहता है जो चेक नंबर है 1XX वाज डिसऑनर्ड। और कब हुआ डिसऑनर? हुआ है 28 जनवरी 2016 को। ये चेक डिसऑनर हो चुका। जो चेक डिसऑनर हो गया समझे वो कैंसिल हो गया। ना उसके अगेंस्ट में रिसीट्स हो सकती हैं, ना उसके अगेंस्ट में पेमेंट्स हो सकती हैं। उन्हें हम अनप्रेजेंटेड अनक्लियर चेक की लिस्ट में से भी निकाल देते हैं और उसका इफेक्ट कैश बुक में भी कैंसिल कर देते हैं। तो बेटा देखो हाइलाइटर पकड़िए या लेड पेंसिल से 1,40,000 को कट कर दीजिए। जब मैंने टोटल करना है तो हमने इसको नहीं लेना है, इसके साथ लिख दीजिए डिसऑनरिंग या डिसऑनर हो गए चेक्स। अब इसका इफेक्ट कैश बुक में भी कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? रिसीट्स थी ऑफिस में, ये चेक रिसीव हुआ, आपने कैश बुक में डेबिट साइड पे से एज रिसीट्स रिकॉर्ड कर लिया था। अब रिसीट्स को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे 1,40,000। चेक नंबर 1XX 1,40,000 हमने रिसीट्स को कैंसिल कर दिया। और जब अनक्लियर चेक का टोटल करेंगे और वो टोटल हम बैंक स्टेटमेंट में लाएंगे, उससे पहले इस टोटल में हमें इसको बी माइनस करना है। एक तो ये एडजस्टमेंट है। फिर चेक नंबर 2XX के बारे में भी कुछ कह रहा है, पढ़ते हैं। कहता है चेक नंबर 2XX वाज मिस्टेकनली क्रेडिटेड बाय द बैंक टू अनदर पार्टी। हमारा चेक था, बैंक ने किसी और के अकाउंट में जमा कर दिया था, हमारे अकाउंट में इसलिए शो नहीं हुई थी रिसीट्स, इसलिए वो अनक्लियर्ड था। लेकिन जीई अकाउंट वाज हाउएवर क्रेडिटेड ऑन 8 फरवरी 2016। लेकिन बाद में बैंक ने 8 फरवरी 2016 को हमारे अकाउंट में वो पैसे डाल दिए थे। फरवरी के मंथ में ये चेक क्लियर होके हमारे अकाउंट में आ चुके थे। इस चेक के अगेंस्ट पैसे हम रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं जनवरी के मंथ की। तो बेटे जनवरी के मंथ तक इस चेक के अगेंस्ट में हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए थे, तो जनवरी के मंथ तक ये अनक्लियर्ड ही था। तो इसे अनक्लियर्ड ही था, इसलिए इसे अनक्लियर्ड की लिस्ट में ही रहने देंगे। फिर से देखिए,
ये हमारा चेक 2XX, ये हमें कहीं से रिसीव हुआ कैश बुक में, हमने इसको रिसीट्स के तौर पे रिकॉर्ड किया। अनक्लियर्ड की लिस्ट में क्यों आया, इसलिए क्योंकि ये रिसीट्स अब अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में शो नहीं हुई। अब वो बताता है कि बेसिकली बैंक ने इसकी प्रोसेसिंग तो की थी, लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं, गलती से किसी और के अकाउंट में कर दी थी रिसीट्स, लेकिन हमारे अकाउंट में तो नहीं हुई थी। बाद में बैंक ने इस मिस्टेक को सही कर दिया, फरवरी में इसे हमारी रिसीट्स बना दिया। लेकिन जनवरी के मंथ तक, जब तक हम इसकी रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, जनवरी के मंथ तक बेटा ये रिसीट्स हमारे अकाउंट में नहीं आई, अनक्लियर्ड है ये, क्योंकि स्टिल अनक्लियर्ड है एट द एंड ऑफ जनवरी, तो अनक्लियर्ड की लिस्ट में ही इन्हें रहना चाहिए, चेक कैंसिल नहीं हुआ है, इसलिए ना तो कैश बुक में इसका इफेक्ट कैंसिल करेंगे, ना अनक्लियर्ड चेक की लिस्ट में से इसे निकालेंगे। तो इसका मतलब है कि मेरे अनक्लियर्ड चेक अब कौन कौन से होंगे जो नेक्स्ट मंथ में मेरे अकाउंट में आएंगे। सिर्फ एक चेक कैंसिल हुआ है, चेक नंबर 1, 2, 3 एंड वेरियस जो चेक्स की अमाउंट है हम उन्हें ऐड कर लेंगे, वो हमारे अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया। जी बेटे। मैम ये जो चेक 2XX है मैम, ये तो बैंक की मिस्टेक है, बैंक वो की तो चेक तो मिस्टेक है, प्रोसेस हो गया। बैंक ने प्रोसेस किया, लेकिन किसके अकाउंट में, किसी और के अकाउंट में। अगर जी मैम, हमारे अकाउंट में प्रोसेस कर दिया होता तो हमारे लिए वो अनक्लियर्ड नहीं क्लियर्ड होता। लेकिन मैम ये चेक तो प्रोसेस हो चुका है ना, ये नो मोर प्रोसेस हो अनक्लियर। चुका, बिल्कुल प्रोसेस हो चुका, लेकिन जनवरी के मंथ में किसी और के अकाउंट में प्रोसेस हुआ था, हमारे अकाउंट में कब प्रोसेसिंग हुई है इसकी? मैम 8 फेब को। हाँ, और हम रिकॉन्सिलेशन कब की कर रहे हैं? 31 जन को। शाबाश, तो जनवरी के मंथ तक इसके एंगेज में हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए थे। जी, थैंक यू मैम। ठीक है, पॉइंट मेरा क्लियर हुआ। जनवरी के एंड तक ये अनक्लियर्ड ही था, तो हम जनवरी के एंड की रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, फरवरी के पॉइंट्स हम फरवरी में जाके देखेंगे। हाँ जी बेटे, दूसरे स्टूडेंट, आपका क्या क्वेश्चन? जी बेटे, आफ्टर देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहता है अ डेबिट ऑफ 1,35,000 इज अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल बेटे, ये आप बात करेंगे इनसे बेटे, 1 मिनट के लिए क्लास को होल्ड करना है। उधर से स्टार्ट कर दिया, अच्छा ओके। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट में एडजस्टमेंट क्या है? एक डेबिट है 1,35,000 का, वी आर बैक, यस जी बेटे, एक डेबिट है 1,35,000 का, और वो कहाँ अपीयर हो रहा है? इज अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। और डेबिट साइड पे, अगर बैंक की डेबिट साइड पे है तो डेफिनेटली ये क्या होंगी, हमारी पेमेंट से होंगी, इससे कैश बुक की क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि इशू क्या है। कहते हैं इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सल ऑफ अ क्रेडिट गिवन इन December 2015 against a post-dated check of 1st March 2016 which was mistakenly deposited by GE। ये बेसिकली हमारी क्या है बेटा जी, डेबिट था 1,35,000 का, बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है, और वो कहता है कि क्यों शो हो रहा है, ये रिवर्सल है क्रेडिट का, given in December 2015 against the post-dated check of 1st March 2016 which was mistakenly deposited by GE।
ये जनाब हमें चेक कहीं से रिसीव हुआ था, हमने रिसीट साइट पे भी लिख लिया कैश बुक की और बैंक में जमा करवाने के लिए भी भिजवा दिया। बैंक ने प्रोसेसिंग में, क्लियरिंग में जब चेक गया इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बैंक ने इसको क्रेडिट साइट पे खुद भी, बैंक ने भी इसको रिसीट्स के तौर पे शो कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि जनाब ये चेक तो, इसके ऊपर तो डेट लिखी हुई है 1 मार्च, जनवरी के मंथ में आप चेक दे रहे हो, वो 1 मार्च का चेक दे रहे हो, दिसंबर के मंथ में 1 मार्च का आप चेक जो है वो रिसीव कर रहे हो, पोस्ट डेटेड है, अभी उसकी डेट नहीं आई, वो 1 मार्च से पहले प्रोसेसिंग उसकी हो ही नहीं सकती, ये हमारी कलेक्शन बन ही नहीं सकती। इसलिए बैंक ने फौरन से पहले क्या काम किया, जो गलती से इसको क्रेडिट कर दिया था दिसंबर के मंथ में, अब उसको डेबिट करके अपनी गलती को सही कर लिया, रिसीट्स को कैंसिल कर दिया। अब हमें भी क्या करना है, रिसीट्स को कैंसिल करना है। फिर से सुनिएगा कि प्रॉब्लम क्या हुई। वो कहता है बैंक ने 1,35,000 की अमाउंट को क्रेडिट किया था, क्यों, और बाद में जनवरी में आकर उसको डेबिट भी कर दिया। उसकी रीजन क्या बताते हैं, ये चेक पोस्ट डेटेड था, मतलब ये चेक था 1 मार्च का, मार्च के मंथ का था, और मार्च के मंथ से पहले इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। ये मार्च के मंथ की रिसीट्स बनी, मुझे कैसे आइडिया हुआ, रिसीट से मिस्टेकनली डिपॉजिटेड बाय जेई, ये चेक डिपॉजिट होने के लिए गया है। जो चेक हमें कहीं से आता है, पैसे कहीं से आते हैं, वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने के लिए जाते हैं। तो ये हमारी रिसीट्स थी, हमने जब चेक कहीं से लिया उसे कैश बुक की रिसीट्स में भी डाल दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया, और बैंक ने भी क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और क्रेडिट साइड पे लिख के क्लियरिंग प्रोसीजर में भिजवा दिया। बाद में बैंक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि जनाब नो डाउट दिसंबर में ये हमें चेक रिसीव हो रहा है, लेकिन चेक के ऊपर डेट तो 1 मार्च लिखी हुई है, ये तो मार्च की रिसीट्स हैं, दिसंबर की रिसीट्स नहीं है। बैंक को रियलाइज हो गया, इसलिए फॉरेन बैंक ने क्या किया, जो रॉन्गली क्रेडिट किया हुआ था उसे डेबिट करके सही कर लिया, लेकिन हमने कैश बुक में इसको ठीक नहीं किया अभी तक। तो ये क्योंकि हमारे जनवरी या दिसंबर के मंथ की रिसीट्स नहीं है, ये मार्च में जाके हमारी रिसीट्स बनेंगी, तो हम अपनी प्रीवियस मंथ की रिसीट को कैंसिल कर देंगे। और रिसीट को कैंसिल करने के लिए क्या किया जाता है, 1,35,000 से इसको क्रेडिट कर दोगे, 1,35,000 पोस्ट डेटेड चेक। हामिद बेटे आपने क्वेश्चन पूछा था पोस्ट डेटेड चेक से रेलिवेंट, मुझे टाइम नहीं मिल सका था, मुझे याद आया, चले आपके क्वेश्चन का आंसर भी साथ ही हो गया। Are reconciling? Hamid, are you in class? मैम आपने अनक्लियर चेक की अमाउंट, अस्सलाम वालेकुम मैम जी, अनक्लियर चेक की अमाउंट नहीं लिखी मैम आपने, अनक्लियर चेक की अमाउंट लिखना भूली, ओह सॉरी बेटा, चले अच्छा कि हमने याद करवा दिया, चले हम टोटल करके दोबारा लिखते हैं। आयशा बहुत शुक्रिया। 191,3,000 क्रेडिट साइड पे, दोबारा बोलो। 191,3,000। बहुत शुक्रिया बेटे। अनक्लियर्ड चेक्स, उसमें से एक माइनस कर दिया था ना? जी मैम जी कर दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटे। हाँ जी हामिद, आपका पॉइंट क्लियर हो गया? जी मैम वो तो क्लियर हो गया मैम। मैंने ये पूछना ये था, जो पोस्टेड चेक जो है ये हमारी रसीद बननी है मार्च में, इसका तो बैंक कैश बुक में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो जब चेक हमारे पास ऑफिस में आया होगा ना, हमेशा ये असूल होता है कि चेक के अगेंस्ट में पेमेंट होनी हो, आपने किसी को चेक दिया हो या कहीं से चेक आपको ऑफिस में आया हो, आप फौरन कैश बुक में पहले उसकी एंट्री करते हो, बाद में नेक्स्ट काम करते हो। ठीक हो गया, मतलब कि हमने रसीद साइड पे लिख लिया था, हमने डेट नहीं देखी होगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बाद में ह्यूमन मिस्टेक है ना, एरर है, बैंकर से भी ये गलती हो गई थी, हमसे भी ये मिस्टेक हो गई। यस मैम। वो फिर हम जो बैंक की फिर हम लोग उसकी साइड पे नहीं, वो कैंसिल ही नहीं लिखेंगे जो अमाउंट, तो मैंने कैंसिल बैंक स्टेटमेंट में इसको कैंसिल करने के लिए बैंक ने कर दिया हुआ है, वो देखो उसने कहा बैंक ने क्रेडिट दिया था दिसंबर में, उसको जनवरी में करेक्ट कर लिया हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट देखकर बैंक ने करेक्शन कर दी हुई है, इसलिए हमने बैंक में नहीं करेक्शन करनी। ठीक है, ओके बेटा। फिर बेटा उसके बाद वो कहता है आ रिकॉन्साइलिंग आइटम ऑफ ₹9,000 इज appearing in the bank statement from December 2015.
अब ये रिकॉन्साइलिंग आइटम है। रिकॉन्साइलिंग आइटम वही होते हैं ना जिनको हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में लेकर आते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो एक बुक में रिकॉर्ड हुए होते हैं, दूसरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए होते, क्योंकि वो अभी इन प्रोसेस होते हैं। तो ये रिकॉन्साइलिंग आइटम ऐसे रिकॉन्सिलेशन में आना चाहिए। और वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चला? ये जब आपने बैंक स्टेटमेंट को देखा तो ये बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट अपीयर हो रही थी। It represents the difference between a check of 54,000 received from a customer and recorded by GE at 45,000. आपको कस्टमर से चेक आया था, आपकी रिसीट थी 54,000 की, लेकिन आपने 54 टाइप करने की बजाय 45,000 टाइप कर दिया। आपने जनाब 9,000 से अपनी रिसीट्स को कम रिकॉर्ड किया। ठीक है, 9,000 से आपने अपनी रिसीट्स को कम रिकॉर्ड किया। बैंक बुक में, कैश बुक में तो हम रिसीट्स को और रिकॉर्ड कर लेते हैं डेबिट करके 9,000 अंडर कास्ट। फिर उसके बाद वो कहता है द एरर कुड नॉट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2015। गलती तो दिसंबर में हुई थी, लेकिन दिसंबर में हमें इसकी मिस्टेक का पता नहीं चल सका। जनवरी में आइडिया हुआ तो जनवरी में हमने करेक्शन कर ली। फिर उसके बाद बेटे फॉलोइंग डेबिट एडवाइसेस। डेबिट एडवाइसेस या क्रेडिट एडवाइसेस मीन डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। और वो हमें कब मिलते हैं? बैंक से मिलते हैं उन ट्रांजैक्शंस के केस में जिसकी प्रोसेसिंग बैंक ने पहले कर ली हुई होती है, हमने बाद में उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना होता है। तो बैंक से डेबिट एडवाइसेस आई। डेबिट एडवाइसेस हमेशा पेमेंट्स के अगेंस्ट आती हैं। बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट्स कर दी हैं और बैंक हमारी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया इन पेमेंट्स को। अभी तक हमने कैश बुक में इन पेमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया। तो जनाब वो कहता है फॉलोइंग डेबिट एडवाइसेस हमें मिली हैं बैंक की तरफ से। बैंक चार्जेस पेमेंट है, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हम इसे जनाब क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखो 8500 बैंक चार्जेस। फिर इसके अलावा एक और डेबिट एडवाइस आई है। वो कौन सी पेमेंट्स है? सब्सक्रिप्शन बैंक ने हमारे बिहाफ पे 1,20,000 का पे किया और सब्सक्रिप्शन हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम यहाँ इसको क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर देंगे 1,20,000 की सब्सक्रिप्शन। जितने एरर्स उसने बताए हुए थे, डिफरेंसेस बताए हुए थे, वो हमने एडजस्ट कर लिए। अब हम जनाब रिकॉन्सिलेशन करते हैं। मैम आपकी ना मेरे ख्याल से माइक का इशू या आपकी तरफ से हो ना, वो एकदम से आपकी आवाज़ बहुत ही लो हो गई है और मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा इशू आ रहा है आपका माइक का, देखिएगा। देखो अब क्लियर हुई है? अब हो गई है। वो पहले मेरे ख्याल से ना वो वायर का कोई इशू बना है। वायर का इशू होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी इसलिए हैंड रेज किए थे, लो कर दिए। चले ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अब देखो बेटे हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट करते हैं। चलो आप भी बैलेंस करो, मैं भी करती हूँ। 8,56,000 प्लस 4,55,000 प्लस 2,50,000 प्लस 9,000 1,570,000 इसमें से माइनस करते हैं जनाब 1,40,000 माइनस करते हैं 1,35,000 8,500 हाँ जी 100 ही है 8,500 माइनस 1,20,000 ये माइनस किया तो बेटा जी मेरे पास कैरी डाउन आ रहा है 11,66,500। अब बैंक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पहले उसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 11,82,500 प्लस 1,91,3,000 सम अप किया। ये मेरे पास है बेटे 309,550। इसमें से माइनस करते हैं 1,929,000। ये भी हमारे पास देखो सेम आ गया 11,66,500। ये लीजिए जनाब, ये भी कैरी डाउन हमारे पास सेम और ऑपोजिट साइड पे आ गया। अब देखें जनाब, आपका रिकॉन्सिलेशन की जितनी भी डिस्कशन है, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो क्लैरिफाई हो गए, वो कंप्लीट हो गए। नाउ इट्स योर टर्न, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन।
जी सुभान। मैम ये अनक्लियर्ड चेक में सेकंड वाली ट्रांजैक्शन कैसे की आपने, चेक नंबर 2XX? चेक नंबर सेकंड ट्रांजैक्शन सुभान ये कि बेटे वो कहता है कि ये चेक बैंक ने मिस्टेकनली गलती से किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था। इसका मतलब है बैंक ने किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट किया था, हमारे अकाउंट में वो अभी तक अनडिपॉजिटेड है, हमारे अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टिल अनक्लियर्ड है, इसलिए मैंने हमने- उसको अनक्लियर्ड चेक की लिस्ट में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है मैम। आप इस चीज को अंडरलाइन कर दीजिए कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया, इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके साथ है बैंक ने क्रेडिट तो किया बट टू अनदर पार्टीज अकाउंट, इस स्टेटमेंट ठीक को है, अंडरलाइन जी। कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा बेटे ठीक है मैम। नो मैम, थैंक यू। क्लियर है? चलें जनाब, अब हमारे पास एक डिटेल्ड एग्जांपल रह गई हुई थी, चलें उसे भी हम सॉल्व करते हैं। आपकी बुक्स में पेज नंबर 296, हाफिज हामिद, बेटा वेट कीजिएगा। मैम मैंने ना कल वाले क्वेश्चन से आपसे पूछना था, मैं हाँ लास्ट जी में पूछूंगा। पूछिए पूछिए। मैम ये ना यहाँ पे एक आ रहा है अनरिकॉन्साइल्ड डिफरेंस, ये हाँ 9000 जी, जो उसने नेगेटिव लिखा है, इसका तो कुछ किया ही नहीं है मैम। एक्चुअल में ये उन्होंने रॉन्ग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के दी हुई है। इस उन्होंने कहा है, मतलब वो कंप्लीट डिटेल नहीं उसने बताई, उनका मतलब जब यहाँ जहाँ पे ये कंप्लीट क्वेश्चन है वहां बताया गया था कि उनका जो अकाउंटेंट था वो फुली ट्रेन नहीं था, उसने अपनी तरफ से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई लेकिन उसमें मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से 9000 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसे हमने करेक्ट करके बनाना था। तो इस 9000 को कहीं ना ऐड किया ना माइनस किया हमने कुछ भी नहीं करना ना, वो उनकी रॉन्ग बैंक रिकॉन्सिलेशन की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है मैम। और मैम ये ना बैंक ने तो हमने एक्स्ट्रा चार्जेस वो ऐड कर दिए थे, हाँ जी, तो वो तो हमने मतलब पे कर दिए उसे, तो अब नहीं वो बैंक ने बाद में उसकी करेक्शन भी कर दी ना, हमें बता भी दिया कि एक्स्ट्रा हमने आपको चार्ज कर दिया था। तो अपनी रिसीट साइड पे क्यों लिख रहा है? बेटे एक्स्ट्रा पेमेंट्स को करेक्ट, अगर एक्स्ट्रा पेमेंट्स हो जाएं उसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑपोजिट साइड पे डील करते हैं। मैम पेमेंट्स तो हमारी थी ना। पेमेंट्स तो हमारी थी, बैंक स्टेटमेंट भी बेटे हमारी है, बैंक स्टेटमेंट की जी कौन सी साइड पे पेमेंट्स होती हैं? मैम, डेबिट इसकी साइड डेबिट पे पे। होती हैं, तो ज्यादा डेबिट कर दिया था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट किया। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी सुभान, जी मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। मैम बस वो पहले वाला ही वो हैंड रेज था, और कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक है बेटे। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद अली। मैम आपसे ये पूछना है कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो हम मिस्टेक करते हैं उसको डबल हाँ अमाउंट से पोस्ट करते हैं, इन क्वेश्चन के अंदर नहीं, हमने वो उन मिस्टेक करते हैं क्वेश्चंस डबल में अमाउंट। करते हैं, वो उन डबल अमाउंट से हमेशा याद रखिएगा बेटे, उन चैप्टर्स में रेक्टिफिकेशन करते हैं, उन ट्रांजैक्शन की डबल अमाउंट से रेक्टिफिकेशन करते हैं, जो डेबिट होना था क्रेडिट हो गया, क्रेडिट होना था मिस्टेकनली डेबिट कर दिया, वहां डबल अमाउंट से रेक्टिफिकेशन की जाती है। ओके ठीक हो गया मैम। ठीक है, और कुछ? अच्छा चले, मैं ठीक अब हो गया उस मैम। क्वेश्चन में आपकी ये जो एग्जांपल है ये आपको होम असाइनमेंट में मैं दे रही हूँ। एग्जांपल पेज नंबर 296 में बड़ी डिटेल्ड एग्जांपल है, एबीसी टेक्सटाइल्स के नाम से। ठीक है, एबीसी टेक्सटाइल्स के नाम से पेज नंबर 296 पे एग्जांपल दी हुई है, ये आपने सॉल्व करनी है। एमसीक्यूज जिन लोगों ने ट्राई किए थे, एमसीक्यूज में जो इश्यूज हैं वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब आपको भी कुछ काम दिया जाए खुद से करोगे। हाँ जी, अब दोबारा से बेटा पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम जी समी बेटा। मैम वो कल वाले क्वेश्चन में 27,000 का डिफरेंस आ रहा था मेरा, ये इसमें मैम अनप्रेजेंटेड चेक में, तो वो कहाँ पता नहीं चल रहा मैम। पता नहीं चला बेटे, एक्चुअल में ना उन्होंने सोल्यूशन में 27,000 की एक ही एडजस्टमेंट डाली हुई है, एक जगह उसका इफेक्ट लिया हुआ है, दूसरी जगह इफेक्ट नहीं लिया हुआ, वो क्वेश्चन रॉन्ग है। अब वो मुझे क्वेश्चन याद नहीं कौन सा था, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 था,
हाँ इसी में जी मैम 27 जी। 8 था, तो उन्होंने 27,000 की डिस्टमेंट कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डाली है, लेकिन अनप्रेजेंटेड चेक में उसको ऐड बैक करना भूल गए। ठीक है मैम। ठीक है, और ओके मैम, बस ओके मैम। मैम ये एमसीक्यू नंबर 31, 32 और 33 में ना बात तकरीबन एक ही कर रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही ये स्टेटमेंट पूछना क्या चाह रहा है। कौन सा एमसीक्यू की तरफ जाऊं? मैम 31। चलें जनाब, पहले एमसीक्यू नंबर 31 पे आइएगा सब स्टूडेंट, हम इसे डिस्कस करते हैं। बाकी स्टूडेंट भी सुन ले बेटे, लॉन्ग वीकेंड है, एक तो वो एग्जांपल करनी है और इसके जितने एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज से बहुत एज मिलता है सारे स्टूडेंट्स को। एमसीक्यूज में छोटे छोटे पॉइंट्स आपके जब क्लैरिफाई हो जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए आपको एमसीक्यूज दिए मैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, बेटे सारे के सारे एमसीक्यूज में क्लास में नहीं करवा सकती। अगर सारे एमसीक्यूज हम क्लास में करने बैठ जाएंगे तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो स्किप हो जाएंगे, वो मुझे आपको असाइनमेंट में देने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपके एंड पे छोड़ दिया करती हूँ कि एमसीक्यूज कीजिए, जिसमें इशू आता है वो आप मेरे से डिस्कस करें, जो नहीं होगा वो मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए 31 को हम डिस्कस करते हैं। इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डिपॉजिट इन ट्रांसिट इज यूजुअली, देखो अब ऐड या माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, वो मैंने आपको जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करवाई है वो बेटे टी फॉर्म में करवाई है। इसे सॉल्व करना, टैकल करना बहुत ईजी है। वो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। उसमें करना क्या होता है, प्लस माइनस में बात को करना होता है। प्लस माइनस में कभी एक, जैसे यहाँ हमने एक दफा डिसाइड कर लिया कि अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे आने चाहिए, तो कोई भी सिचुएशन हो जाए ये डेबिट ही होंगे। लेकिन जब स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि कभी हमें इसको ऐड करना पड़ता है, कभी हमें इसको माइनस करना पड़ता है। किस सिचुएशन में ऐड करेंगे, किस सिचुएशन में माइनस करेंगे, वो आपके लिए थोड़ा टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। और स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन ज्यादा टफ हो जाते हैं जहाँ पे एक बुक का बिगनिंग बैलेंस जिसको रिकॉन्साइल करना है, जो एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस होता है, किसी एक बुक का दिया जाए और दूसरी बुक का ना दिया जाए, वहां ये बहुत बड़ा इशू रेज हो जाता है। तो मैं हमेशा टी फॉर्म में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करवाया करती हूँ, कैश बुक को भी टी फॉर्म में करवाती हूँ, बैंक स्टेटमेंट को भी। वो रिकॉन्सिलेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में करता है। और अगर आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में करना हो तो देखो एक छोटी सी टिप मैं आपको बताऊं, आपने कुछ भी नहीं करना, जो ट्रांजेक्शन सेम साइड पे हैं, जैसे फर्ज करो ये आपके सामने सोल्यूशन है, कैश बुक में मैंने सारी ट्रांजैक्शंस कर दी, हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लिया। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में करना होगा तो क्या करोगे, वो अमाउंट जो सेम साइड पे हमको ऐड कर दोगे, जो अपोजिट साइड पे हमको माइनस कर दोगे। जैसे कैश बुक में 8,56,000 का बिगनिंग बैलेंस है, इसमें आप ऐड करोगे 4,55,000, 2,50,000, 9,000 और माइनस कर दोगे 1,40,000, 1,35,000, 8,500, 1,20,000। आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और इसमें आपको बॉदर नहीं करना पड़ता है ये डेबिट आ रहा है क्रेडिट आ रहा है, वो साइड खुद ब खुद डिसाइड कर देती है। अच्छा, अब जब वो ऐड और लेस में बात करता है तो कैसे उसको आपने अटेम्प्ट करना है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। डिपॉजिट इन ट्रांजिट हम किसको कहते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट ये तो अनक्लियर चेक को, हाँ जी एग्जैक्टली हम बोलते हैं अनक्लियर्ड चेक्स को बोलते हैं। और अनक्लियर्ड चेक्स का मैंने आपको क्या बताया बिहेवियर, कि हम हमेशा इसे बैंक स्टेटमेंट में क्या करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब नॉर्मल सिचुएशन में जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हुआ करता है वो क्या होता है, नॉर्मल बैंक क्रेडिट। स्टेटमेंट बैलेंस। हाँ जी, नॉर्मल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट वो भी आपके पास जनाब क्रेडिट होता है। तो अब मुझे बताइए क्रेडिट क्रेडिट सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, ऐड हो जाएंगे। तो आपने जब टी फॉर्म में नहीं बनाना, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में प्लस माइनस में बात करनी है, तो आपने बेटा जी क्या काम करना है, सेम साइन आ रहे हैं, सेम साइड पे ट्रीटमेंट आ रही है तो ऐड करना, ऑपोजिट साइड पे आ रही है तो माइनस कर देना। सर क्यों माया, सर क्यों मुझे बार बार भूल जाता है, ये इसका रेजोल्यूशन का इशू आज सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा रेजोल्यूशन आउट है। हाँ बिल्कुल माइनर सा है। हाँ जी बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा।
चलो ठीक है। रेजोल्यूशन अभी के बाद में चले ठीक है। थैंक यू सर कयूम। हाँ जी बेटा, तो मैम ये इसलिए सेम हमने हाँ ये यही सेम मसला ना। अब ये 33 में बात कुछ और कर रहा है अब। चलो अब मैं उसको 33 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। 32 हो गया। यस मैम, वो तो हो गया। चलो अब वो कहता है कि बैंक inadvertently mistakenly charged your bank account for another company's bank fee। बैंक ने फीस ली और क्या कर दिया, उसको गलती से आपके अकाउंट में चार्ज कर दिया, आपकी पेमेंट्स शो करवा दी। ठीक और है, पेमेंट्स कौन सी साइड पे होती हैं? ये डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे होती है ना। तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड पे होती है। जब आप इसकी रेक्टिफिकेशन करोगे तो क्या करोगे? मैम ये बैंक गलती से बैलेंस को ये डेबिट कर दिया। कैश बुक कह रहा है। हाँ, बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट को कह रहा है। बैंक बैलेंस जहां वर्ड यूज कर रहा है वो बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहा है। तो फिर इसका ये सी कैसे बनता है? देखो वो इनएडवर्टेंटली है ना, मिस्टेकनली ऐसा हुआ है। तो जब उसने पेमेंट शो कर दी बैंक स्टेटमेंट में, डेबिट कर दिया, जी ऐसे किया ना गलती से। जब उसको करेक्ट करोगे तो फिर उसे क्रेडिट करोगे, क्रेडिट साइड पे कर देंगे। क्रेडिट साइड पे करेक्ट करोगे ना, तो क्रेडिट जी क्रेडिट फिर से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, जहां पे वो यस रॉन्गली का मैम। वर्ड यूज करे ना, इनएडवर्टेंटली, इरोनियसली, मिस्टेकनली, तो वो रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आंसर करना होगा। ओ मैम हमारी मतलब कि वो ऊपर जो बात कर रहा है स्टेटमेंट में, और जो उसका रिवर्सल एंट्री, अगर दोनों वो पेमेंट बन जाए तो फिर ऐड होंगी, वरना फिर वो माइनस होंगी। यस यस, साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा जी कि अनक्लियर्ड चेक, जैसे मैंने ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि अनक्लियर्ड चेक क्रेडिट साइड पे होते हैं, और नॉर्मल बिहेवियर भी बैंक स्टेटमेंट का, बैंक बैलेंस का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो भी क्रेडिट होता है। तो ये जो बिहेवियर्स हैं ये आपको बताएंगे कि प्लस होना है या माइनस होना है। यस मैम। और मैम ये 30 वाले में ना, ये तो सप्लायर, ये तो हमारी रसीद नहीं है। कहाँ है अभी? सप्लायर का 30 वर्ड में आए तो फिर तो बेटे हमारी पेमेंट्स होंगी ना, सप्लायर को हमने पेमेंट करनी होती है, जी जी ये सॉरी। पेमेंट्स है हमारी। हाँ जी, तो अब क्लियर हो? हाँ हाँ, ये फिर ये कैश बुक में। चलो अभी पढ़ लेते हैं। कहता है डिस्काउंट था 20,000 का, आपने सप्लायर को दिया ऑन हिज प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ डेट, बट द कैशियर एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक। आपने पेमेंट की है, पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। ये वो डिस्काउंट रिसीव्ड ही है मैम, ये तो 20,000 का। हाँ रिसीव्ड है, लेकिन देखो हमने अपने सप्लायर को जितने पैसे भी देने थे, फर्स्ट करो 1 लाख रुपया देना था, 20,000 हमें उससे डिस्काउंट मिल गया, जी 80,000 हमने उसको पे कर दिया। अब कैश बुक में कितनी अमाउंट जानी चाहिए थी? जितना हमने 80। पे किया यस मैम। इतनी जानी चाहिए थी ना। तो 80,000 की अमाउंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, उसने गलती से 1 लाख की पेमेंट को रिकॉर्ड कर दिया, 20,000 की पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, ठीक है, तो अब पेमेंट कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होती है? कैश बुक की ये तो क्रेडिट साइड क्रेडिट। पे ना। तो बेटे हाँ जी आपने पेमेंट से ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। जो अमाउंट ज्यादा क्रेडिट हो जाए उसको करेक्ट करने के लिए डेबिट करते हैं, बिल्कुल। डेबिट करते हैं ना करेक्ट करने के लिए। और यस कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट। डेबिट क्या हो गया? मैम इसने एक बी ऑप्शन करेक्ट दिया है, फिर ये इसने रॉन्ग आंसर इसका दिया ए हुआ। ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर ठीक हो गया, अब ये ठीक है। अब ठीक है, इसका ए यस ऑप्शन मैम। करेक्ट है, डेबिट करेंगे। यस मैम, क्लियर मैम मेरे। क्लियर है? हाँ जी, बाकी यस मैम। स्टूडेंट ने नहीं है बेटे एमसीक्यूज कोशिश किए? चलो अभी जो हामिद के साथ डिस्कशन हुई आपने गौर से सुनी होगी। प्लस माइनस में जब आंसर देना है तो इस तरीके से आपने इसको आंसर करना है। नाउ कैन यू सॉल्व योर एमसीक्यूज विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशन? बेटे अब सॉल्व हो सकते हैं। आप लोगों ने इस लॉन्ग वीकेंड में जनाब अपने एमसीक्यूज ट्राई करने और वो एग्जाम्पल भी करनी है। और फिर इंशाल्लाह मंडे में मैं पहले आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी, फिर उसके बाद हम अपना ऑनवर्ड लेक्चर कैरी ऑन करेंगे। चलिए आज हमारा चैप्टर वाइंड अप हुआ, आज आपकी जल्दी से जान बख्शी जल्दी कर देते हैं। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी शोएब।
मैम ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना था कि पेपर में हम टी फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व पेपर में वो करेंगे जो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, इसी वजह से मैंने आपको टी फॉर्म में करवा दिया, जो मैम सबसे शुक्रिया। इजीएस्ट अप्रोच थी। वो आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, नहीं कहेगा कि स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाइए टी फॉर्म में। और अगर इन केस वो स्टेटमेंट की फॉर्म में रेस्ट्रिक्शन, वैसे तो कभी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, क्योंकि अब कॉमनली यही मेथड चलता है, टी फॉर्म में सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं। तो अगर करेगा भी तो आपने टी फॉर्म में जब उसको रेक्टिफाई कर लिया, उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने में 2 मिनट्स लगेंगे, सेम साइड की ट्रांजेक्शंस ऐड करके लिख दीजिएगा, ऑपोजिट साइड की माइनस कर दीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।